नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था, चैप्टर 9 ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। तो फाइनली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक्स पर हम पहुंच जाए दोस्तों। दो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगा। वन इज रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, फिर इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की तरफ किस तरह का रेजिस्टेंस हुआ है उसे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी समझेंगे, जनरल कॉन्टेक्स्ट में भी समझेंगे। तो अब तक हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया दोस्तों। ग्लोबलाइजेशन के अलग अलग डायमेंशंस को हमने देखा, अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस को हमने देखा, फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी कॉन्सिक्वेंसेस को हमने समझा। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ये सब हम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अब तक हमने देखा ग्लोबलाइजेशन एक कंटेंशियस सब्जेक्ट है एंड हैज इन्वेटेड स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑल ओवर द ग्लोब। देखिए, हमने ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखे, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखे। तो हमें ये समझ में आया कि ग्लोबलाइजेशन की तरफ काफी क्रिटिसिज्म रहा है दोस्तों। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के जो नेगेटिव साइड्स है उसके बारे में काफी चर्चा हुई है। तो क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन मेक ए वेराइटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो जो ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं इनका अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं। दोस ऑन लेफ्ट आर्ग्यू दैट कंटेम्पररी ग्लोबलाइजेशन रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म दैट मेक्स द रिच रिचर एंड द पुअर पुअरर। तो इधर बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की तरफ दो तरह का क्रिटिसिज्म के बारे में बताया जा रहा है। वन इज लेफ्टिस्ट क्रिटिसिज्म एंड अनदर इज राइटिस्ट क्रिटिसिज्म। ये लेफ्ट एंड राइट मतलब क्या है? बाएं दाएं है क्या? नहीं, ये दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। आपने सुना ही होगा, लेफ्ट आइडियोलॉजी है एंड राइट आइडियोलॉजी है। लेफ्ट आइडियोलॉजी में क्या आता है? कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये सब आता है कि नहीं? वो थोड़ा सा लिबरल तरीके से सोचते हैं, एंटी कंजर्वेटिव है। वो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। वो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के खिलाफ है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि कैपिटलिज्म के खिलाफ है, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है कि नहीं? हमने जब यूएसए यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर के बारे में डिस्कस किए थे तब इन आइडियोलॉजीज के बारे में भी डिस्कस किया था, याद हो ना आपको? तो जो लेफ्ट साइड में है या फिर जिनका लेफ्ट आइडियोलॉजी है उनका कहना यह है दैट द कंटेम्पररी ग्लोबलाइजेशन रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म दैट मेक्स द रिच रिचर एंड पुअर पुअरर। तो बेसिकली लेफ्टिस्ट क्या बोल रहा है? कंटेम्पररी ग्लोबलाइजेशन जो चल रहा है, कंटेम्पररी मतलब अभी जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, ये ग्लोबल कैपिटलिज्म का एक पर्टिकुलर फेज है। उनका कहना यह है ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये बस एक ग्लोबल कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फेल। देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ है? जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है उनका हुआ है। उनको नए नए मार्केट्स मिल गया अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया दूसरे कंट्री के ऊपर डोमिनेट करने के लिए। तो जो लेफ्टिस्ट है उनका कहना यह है ये जो ग्लोबलाइजेशन अभी चल रहा है ना, ये बस एक ग्लोबल कैपिटलिज्म है जो अमीर को और अमीर बना रहे हैं और गरीब को और गरीब बना रहे हैं। एक तरफ सोचेगा तो इनकी बात सही भी है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट्स है वो किसको मिल रहा है? सबको इक्वली मिल रहा है क्या? नहीं, सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को बेनिफिट्स मिल रहा है। वो अमीर से अमीर बनता हुआ जा रहा है, वो मजे ले रहा है, पर बाकी जो लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। बेसिकली उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ये कहना है लेफ्टिस्ट का। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अमेरिकन कंपनीज इंडिया में अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उनका वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है इंडिया जो है। तो इससे किसका फायदा हो रहा है? एक तो अमेरिकन कंपनी का फायदा हो रहा है और अमेरिकन कंपनी के सहारे लेके कुछ इंडियंस का भी फायदा हो रहा है कि नहीं? पर जो लोअर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो बस कंज्यूम कर रहा है, उन्हें बस अलग अलग चॉइसेस मिल गया, पर उनका एक्चुअली कुछ फायदा हुआ? वो ग्लोबलाइजेशन से उनका कुछ बेनिफिट्स हुआ? नहीं। तो लेफ्टिस्ट का कहना यह है ये जो ग्लोबलाइजेशन अभी चल रहा है ये बस ग्लोबल कैपिटलिज्म का एक नया मोड है, जो अमीर को अमीर बना रहे हैं, गरीब को और गरीब बना रहे हैं। उनका कहना यह भी है वीकनिंग ऑफ द स्टेट लीड्स टू ए रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स पुअर। देखिए, आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में जब हम ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव साइड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट का जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस होता है। तो स्टेट की कैपेसिटी अगर रिड्यूस होगा, स्टेट खुद डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, तो फिर स्टेट गरीबों का वेलफेयर कैसे देखेगा, या फिर गरीबों का जो इंटरेस्ट है उसे स्टेट प्रोटेक्ट कैसे करेगा? देखिए, जब मल्टीनेशनल कंपनीज का इंपैक्ट एक कंट्री की इकोनॉमी में ज्यादा होगा तो स्टेट जो है उस कंट्री के पुअर पॉपुलेशन के लिए ठीक से कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये सब लेफ्टिस्ट का क्रिटिसिज्म है ग्लोबलाइजेशन की तरफ। ठीक है, नाउ राइटिस्ट का क्रिटिसिज्म क्या है?
critics of globalization from the political right express anxiety over the political, economic and cultural effect। क्या बताया जा रहा है? देखिए जो राइटिस्ट है उनका भी कंसर्न है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, उनकी एंग्जाइटी है ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इफेक्ट्स के ऊपर। देखिए ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, उसका नेगेटिव साइड्स क्या क्या है, वो सब हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए थे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो वैसे ही राइटिस्ट मतलब कौन होता है दोस्तों, लेफ्टिस्ट कौन होता है मैंने आपको बता दिया, वो ज्यादा लिबरल रहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटीज के ऊपर विश्वास रखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को वो अपोज करते हैं, है कि नहीं। वेरास राइट विंग आइडियोलॉजी में क्या होता है ना, वो ज्यादा ट्रेडिशनल है, कंजर्वेटिव है, वो चीजों को ज्यादा चेंज नहीं करना चाहता है, वो नेशनलिज्म के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो राइट विंग आइडियोलॉजी है। अब ये आइडियोलॉजीज के अंदर ज्यादा मैं घुस नहीं रहा हूं, बस अब इतना ही समझ लीजिए जिनका राइट विंग आइडियोलॉजी है उनका भी कंसर्न्स है ग्लोबलाइजेशन के एफेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एफेक्ट्स के ऊपर। पॉलिटिकल टर्म्स में दे ऑल्सो फियर द वीकनिंग ऑफ द स्टेट। देखिए उनका भी कंसर्न है, जैसे लेफ्टिस्ट का कंसर्न था ना कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट की कैपेसिटी रिड्यूस हो रहा है, ये कंसर्न इनका भी है। इकोनॉमिकली अगर आप देखोगे दे वांट ए रिटर्न टू सेल्फ रिलायंस एंड प्रोटेक्शनिज्म। सेल्फ रिलायंस मतलब क्या होता है, आजकल ये वर्ड तो काफी फेमस है, ये जो आत्मनिर्भर भारत वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वही है सेल्फ रिलायंस, दूसरे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, हमारे लिए जो चाहिए वो हमें ही प्रोड्यूस करना है, कोई भी कंट्री के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होना है। तो जो राइटिस्ट है वो ये चाहता है कि हमें सेल्फ रिलायंस अचीव करना चाहिए, प्रोटेक्शनिज्म होना चाहिए। प्रोटेक्शनिज्म मतलब वही है दोस्तों, मतलब हमारी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है, दूसरे कोई भी कंट्री का, कोई भी इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का या फिर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, ठीक है। तो राइटिस्ट ये चाहता है कि हमें सेल्फ रिलायंस अचीव करना है, प्रोटेक्शनिज्म अचीव करना है, एटलीस्ट इन सर्टेन एरियाज ऑफ द इकोनॉमी। देखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है कि 100% हमें सेल्फ रिलायंट होना है, 100% हमें हमारी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स चलेगा, ठीक है, पर एट द सेम टाइम स्टेट की कैपेसिटी पैरामाउंट होना चाहिए, स्टेट की कैपेसिटी के ऊपर किसी भी तरह का इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। कल्चरली अगर आप देखोगे दे आर वरीड दैट ट्रेडिशनल कल्चर विल बी हार्म्ड एंड पीपल विल लूज देयर एज ओल्ड वैल्यूज एंड वेज। ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए थे। देखिए ग्लोबलाइजेशन का एक कल्चरल इंपैक्ट ये है कि हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चर है, हमारे जो पुराने वैल्यूज है, हमारे जो तरीके हैं, ठीक है, वो सबके ऊपर इंपैक्ट होगा, वो सब डिस्ट्रॉय होने का चांसेस है। तो ये सब राइटिस्ट के कंसर्न्स है। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट हो, दोनों के कंसर्न्स है ग्लोबलाइजेशन के एफेक्ट्स के ऊपर, उनके जो कंसर्न्स है लगभग सेम है, बट द मेजर डिफरेंस इज लेफ्टिस्ट जो है वो ये समझते हैं आजकल जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो बस कैपिटलिज्म का एक पर्टिकुलर फेस है। देखिए लेफ्टिस्ट जो है कैपिटलिज्म को बिल्कुल अपोज करते हैं, तो उनका कहना यह है आजकल जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो बस कैपिटलिस्ट कंट्रीज को फायदा दे रहा है, बेसिकली एक ग्लोबल कैपिटलिज्म फैल रहा है। वेरास राइटिस्ट कैपिटलिज्म को कंप्लीटली अपोज नहीं करते हैं, उनका कहना यह है देखिए हमें सेल्फ रिलायंस अचीव करना है, हमारी इकोनॉमी को हमें प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल फोर्सेस से, बट एट द सेम टाइम हमें ग्रोथ भी अचीव करना है, उसके लिए थोड़ा बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह चलेगा। एट द सेम टाइम राइटिस्ट का कहना यह भी है कि सर्टेन एरियाज ऑफ द इकोनॉमी में 100% सेल्फ रिलायंस चाहिए, प्रोटेक्शनिज्म चाहिए, बाकी एरियाज में थोड़ा सा लिबरल एटीट्यूड चलेगा। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन लेफ्ट क्रिटिसिज्म एंड राइट क्रिटिसिज्म ओवर ग्लोबलाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Many anti-globalization movements are not opposed to the idea of globalization per se, as much as they are opposed to a specific program of globalization which they see as a form of imperialism। मतलब ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ जितने मूवमेंट्स रहा है वो कंप्लीटली ग्लोबलाइजेशन का जो आइडिया है उसके खिलाफ नहीं था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से हम ऐसा नहीं बोल सकता कि पूरा नुकसान ही नुकसान हुआ है, थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ है, लोगों को ज्यादा चॉइसेस मिल गया, अपॉर्चुनिटीज मिल गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गया, है कि नहीं। तो जितने मूवमेंट्स रहा है ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ में वो कंप्लीटली ग्लोबलाइजेशन का आइडिया को अपोज नहीं किया था, बल्कि ग्लोबलाइजेशन के कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को अपोज किया था। मतलब जब उन्हें यह लगने लगता था कि ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में अब ज्यादा ही डोमिनेंस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल
पेप्सिको एक मल्टीनेशनल कंपनी है, आप सब जानते हैं। पेप्सिको का मेजर प्रोडक्ट्स कौन कौन सा है? एक तो पेप्सी है जो एक सॉफ्ट ड्रिंक है, दूसरा लेस जो एक स्नैक्स करके हम खाते हैं, वो लेस भी उनका एक प्रोडक्ट है। अब पेप्सिको इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट खोलने से इंडियंस को फायदा तो हुआ, थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल गया, पेप्सिको के जो प्रोडक्ट्स है वो इंडियंस को पसंद आया है कि नहीं, तो ग्लोबलाइजेशन का कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स मिला है। बट एट द सेम टाइम जब पेप्सिको कंपनी हमारे फार्मर्स के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन करवाया था, उनसे जबरदस्ती एक पर्टिकुलर सीड को कल्टीवेट करवाया था, ये सब इशू मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। बेसिकली वो मल्टीनेशनल कंपनी का ज्यादा ही डोमिनेंस होने लग गया इंडियन फार्मर्स के ऊपर, तो तब ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट रहा है। पूरे ग्लोबलाइजेशन का जो आइडिया है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं था, ग्लोबलाइजेशन के कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम के खिलाफ प्रोटेस्ट रहा है, यह बताया जा रहा है। ठीक है, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने आप रिलेट कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि नहीं। जैसे कि बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट्स इंडिया में आजकल बिकता है, तो इस वजह से क्या होता है, हमारे जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनके ऊपर इंपैक्ट होता है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज का मार्केट एक्सेस बहुत ज्यादा है, उनके पास पैसे भी बहुत है, वो मार्केट को डोमिनेट करने के लिए काफी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं, जैसे कि वो कम प्राइसेस में सामान बेचेंगे। अब देखिए, कंज्यूमर्स को कम प्राइस में सामान चाहिए, जो उन्हें कम प्राइस में सामान प्रोवाइड करेंगे उन्हीं से वो खरीदेंगे। अब जो डोमेस्टिक कंपनीज है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के जो प्राइसेस है उस प्राइस में तो सामान बेच ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं, उनका लॉस होगा। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स है जो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज को अफेक्ट कर सकता है। तो इस तरह के एग्जांपल्स आपको रिलेट करना है दोस्तों। तो जब भी ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे ऊपर हुआ है, लोग जब परेशान हुआ है, तब उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे दिया हो दोस्तों, 1999 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ था सियाटल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। सियाटल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है। तो सियाटल में 1999 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ था। ठीक है, तब डेवलप्ड कंट्रीज के अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को बाकी कंट्रीज ने क्रिटिसाइज किया था। इट वॉज आर्ग्यूड दैट द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड वेर नॉट गिवन सफिशिएंट इंपॉर्टेंस इन द एवॉल्विंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने पॉलिसीज वगैरह आ रहा था वो डेवलप्ड कंट्रीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, डेवलपिंग कंट्रीज उधर कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे। तो 1999 में जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ तो डेवलप्ड कंट्रीज को काफी क्रिटिसाइज किया, बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को काफी क्रिटिसाइज किया, इस तरह नहीं होना चाहिए करके। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में डेवलप्ड कंट्रीज का या फिर इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था और डेवलपिंग कंट्रीज का बिल्कुल नहीं। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने क्रिटिसाइज किया, तो यह भी एक तरह का एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट था। The World Social Forum is another global platform which brings together a wide coalition composed of human rights activists, एनवायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ एंड वीमेन एक्टिविस्ट अपोज टू नियोलिबरल ग्लोबलाइजेशन। क्या बताया जा रहा है? वर्ल्ड सोशल फोरम, जिसे WSF भी कहते हैं, वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ एंड वीमेन एक्टिविस्ट देखने को मिलेगा जो नियोलिबरल ग्लोबलाइजेशन को अपोज करते हैं। अब आप पूछोगे ये नियोलिबरल ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? नियोलिबरल ग्लोबलाइजेशन का मतलब है नियोलिबरलिज्म की वजह से जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हुआ है। नियोलिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? नियोलिबरलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फ्री मार्केट सिस्टम के ऊपर बना हुआ है। फ्री मार्केट सिस्टम माने किसी भी कंट्री का कोई रेगुलेशन नहीं होगा इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। बेसिकली देखा जाएगा तो अलग अलग कंट्रीज का काफी सारे रेगुलेशन है, रेस्ट्रिक्शन है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को रेगुलेट करते हैं। अलग अलग तारीफ सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम है कि नहीं? तो नियोलिबरलिज्म में क्या होगा ना, एक फ्री मार्केट सिस्टम होगा। एक कंट्री का किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशंस नहीं होगा इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। ठीक है, तो नियोलिबरलिज्म के साथ जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसे अपोज करने के लिए 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम करके एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश हुआ था, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स के लोग हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है, लेबर, यूथ एंड वीमेन एक्टिविस्ट है। तो ये WSF का मीटिंग्स होता रहता है। 2004 में WSF मीटिंग मुंबई में हुआ था और लेटेस्ट WSF मीटिंग हुआ था ब्राजील में मार्च 2008। ठीक है, तो फाइनल टॉपिक, इंडिया एंड रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ कितना रेसिस्टेंस रहा है? देखिए, इंडिया में काफी सारे सोशल मूवमेंट्स रहा है दोस्तों ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ में, ग्लोबलाइजेशन के जो नेगेटिव इंपैक्ट्स है इसके खिलाफ में। और इन सोशल मूवमेंट्स को लीड किया था लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस ने। मैंने आपको पहले ही बताया था, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म के खिलाफ है। उनके हिसाब से ये जो कंटेम्पररी ग्लोबलाइजेशन है
ये एक तरह का ग्लोबल कैपिटलिज्म है। तो देखा जाएगा तो जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे ना 1990 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस वक्त काफी ट्रेड यूनियंस की तरफ से इसके खिलाफ में काफी प्रोटेस्ट देखने को मिला था। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन है वो तो कैपिटलिज्म के खिलाफ है। तो उनका कहना यह था इस तरह इकोनॉमी को ओपन अप करने से मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगे इंडिया में और वो हमारे एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करेंगे, केवल कॉर्पोरेट्स का फायदा होगा, वर्कर्स का वेलफेयर नहीं देखा जाएगा, हमारी लिबर्टी खत्म हो जाएगा। तो ये सब बोल के 1990s में काफी सारे प्रोटेस्ट देखने को मिला ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ में। ठीक है, trade unions of industrial workforce as well as those representing farmer interest have organized protest against the entry of multinationals। तो मल्टीनेशनल्स की एंट्री के खिलाफ में काफी प्रोटेस्ट देखने को मिला ट्रेड यूनियंस की तरफ से, इवन फार्मर एसोसिएशंस की तरफ से। एक एग्जांपल इधर दिया है दोस्तों, द पेटेंटिंग ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक नीम बाय अमेरिकन एंड यूरोपियन फर्म्स has also generated considerable opposition। ये क्या बताया जा रहा है दोस्तों, ये एक काफी कंट्रोवर्शियल इशू था जो सालों पहले हुआ था। देखिए नीम के बारे में आपको मालूम है, नीम का काफी मेडिसिनल यूसेज है कि नहीं। ट्रेडिशनली देखा जाएगा तो इंडियंस नीम का जो पत्ता है उसे यूज करते हैं, है कि नहीं। स्किन इन्फेक्शंस वगैरह के लिए बहुत अच्छा है नीम के जो पत्ता है। तो हुआ क्या था, एक अमेरिकन कंपनी को नीम से बनने वाला एक पर्टिकुलर ऑयल के लिए पेटेंट मिल गया था। पेटेंट मिलना मतलब क्या है, पेटेंट मिलने के बाद उनका एक राइट बन जाएगा वो प्रोडक्ट मार्केट करने का, मैन्युफैक्चर करने का, प्रमोट करने का, वो नाम फिर कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके खिलाफ में काफी ओपोजिशन हुआ था। बाद में 2005 में यूएस कंपनी एंड यूरोपियन कंपनीज को जो पेटेंट दिया हुआ था वो सब कैंसिल किया था। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हुआ क्या था, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आते हैं और इंडिया का एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो हम सालों से सदियों से यूज करते हैं उसी के नाम पर पेटेंट ले लिया, है कि नहीं। तो इस तरह के इफेक्ट्स तो नॉर्मल है जब ये ग्लोबलाइजेशन होगा। ग्लोबलाइजेशन की वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आएंगे, ऑब्वियस बात है हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, बट एट द सेम टाइम उनका एक डोमिनेंस होगा। ठीक है, तो ये सब के खिलाफ में काफी प्रोटेस्ट देखने को मिला। इसके अलावा पॉलिटिकल राइट की तरफ से भी रेजिस्टेंस देखने को मिला ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ में। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ में दो तरह के क्रिटिसिज्म रहा है, वन इज फ्रॉम लेफ्टिस्ट, सेकंड इज फ्रॉम राइटिस्ट। तो इंडिया में भी इसी तरह लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन एंड राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस दोनों प्रोटेस्ट किए थे ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ में, दोनों की तरफ से रेजिस्टेंस रहा था। लेफ्ट विंग की तरफ से क्या रेजिस्टेंस था, वो तो कैपिटलिज्म के खिलाफ था, मल्टीनेशनल कंपनीज की एंट्री की वजह से जो एक्सप्लॉइटेशन होने वाला था वर्कर्स का उसके खिलाफ था। वेराज पॉलिटिकल राइट की तरफ से जो रेजिस्टेंस रहा है ना वो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को लेके था। देखिए जो राइटिस्ट है वो नेशनलिज्म को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसी वजह से उनका क्रिटिसिज्म ये था या फिर उनका रेजिस्टेंस ये था, वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन टीवी चैनल्स प्रोवाइडेड बाय केबल नेटवर्क्स, सेकंड इज सेलिब्रेशन ऑफ वैलेंटाइंस डे, थर्ड इज वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द ड्रेस टेस्ट्स ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। देखिए दोस्तों ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, काफी सारे मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आने लगा, हमारे जो केबल नेटवर्क्स है ना वो फॉरेन टीवी चैनल्स प्रोवाइड करने लगा। मतलब इंडियन पॉपुलेशन घर में बैठे बैठे फॉरेन टीवी चैनल्स देखना शुरू किए थे। जो 80s किड्स है वो तो सबसे अच्छी तरीके से ये जानते होंगे, क्योंकि उस टाइम पर ना बेसिकली 95 96 अगर आप देखोगे स्टार प्लस, BBC, डिस्कवरी, ठीक है, ये सब चैनल्स काफ़ी पॉपुलर था और स्टार प्लस में काफ़ी हॉलीवुड टाइप ऑफ सीरियल्स वगैरह आते थे और काफ़ी फॉलोअर्स भी थे। मतलब इंडियन पॉपुलेशन बैठ के ये फॉरेन टीवी चैनल्स वगैरह देखने लगा और लोग इंस्पायर होने लगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आने लग गया। फिर देखिए हम वैलेंटाइंस डे आजकल सेलिब्रेट करते हैं। वैलेंटाइंस डे देखा जाएगा तो इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है कि नहीं। फरवरी 14 को इंडिया में देखोगे सोशल मीडिया में, टीवी चैनल्स में, हर जगह वैलेंटाइंस डे के प्रति बहुत सारे सेलिब्रेशंस वगैरह होता है। ठीक है, लोग प्रपोज करते हैं आपस में, है कि नहीं। तो वैलेंटाइंस डे के सेलिब्रेशन के खिलाफ में भी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट किया था, बोला कि ये कोई इंडियन कल्चर नहीं है। एंड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द ड्रेस टेस्ट्स ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ये 90s के बाद अगर आप देखोगे ना लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल में काफ़ी चेंजेस देखने को मिला। स्कूल एंड कॉलेजेस में, बेसिकली कॉलेजेस में ब्लू जीन्स और जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ शर्ट्स, टी शर्ट्स वगैरह लोग पहनने लगा। तो ये सब के खिलाफ था राइट विंग या फिर पॉलिटिकल राइट का जो रेजिस्टेंस। उनका कहना यह था ये ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हमारा कल्चर लोग भूल रहा है, ये हमारे लिए सही नहीं। ठीक है,
सो दिस इज अबाउट इंडिया एंड रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। इससे हमारा ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। इनफैक्ट क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की जो किताब है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये किताब खत्म हो चुका है। सो आई होप आप मुझे फॉलो कर पाए होंगे। वैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन में आइए, उधर आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोस्तों। जैसे कि इधर एनसीईआरटी 12th क्लास पॉलिटी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पूरे चैप्टर्स हैं। फिर क्लास 11 का आपको इधर दिख रहा है जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। फिर क्लास 10 का है, फिर नीचे क्लास 9 का है। फिर आप नीचे जाओगे आपको क्लास 8, क्लास 7 एंड क्लास 6 का भी मिल जाएगा। तो बेसिकली क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का एनसीईआरटी पॉलिटी की जो किताबें हैं उसका पूरा चैप्टर बाय चैप्टर, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है अभी के हिसाब से चैनल में। वैसे दोस्तों केवल पॉलिटी की नहीं, और भी किताबें हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सारे एनसीईआरटीज भी कवर्ड है। बस हिस्ट्री ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत चैप्टर्स बचा हुआ है, वो भी हम कवर करेंगे। वी आर ऑन इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।